पार्टी का एजेंडा है हमारा। मुझे परसों ही ये जिम्मेवारी सौंपी है। जो हिडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनिक कैपिटलिज्म, इसका मतलब था घोर पूंजीवाद की नीति की पोल खोल दी है। गहरे आर्थिक संकट के समय में पीएम मोदी जी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रहे हैं, देश की विदेश नीति को झुका रहे हैं और एसबीआई और एलआईसी जैसी सार्वजनिक संस्थानों को अडानी समूह में निवेश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा सरकार की इस नीति ने गरीब और मध्यम वर्ग भारतीयों की करोड़ों की बचत को खतरे में डाल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की अडानी के पक्ष में घोर पूंजीवाद की नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। 23 फरवरी को आज के दिन सारे हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और 6 से 10 मार्च के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी के कार्यालयों के सामने ब्लॉक स्तर पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 13 मार्च को चंडीगढ़ में पार्टी के कार्यालय से एक विशाल मार्च राजभवन तक का आयोजन किया जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई और उच्चतम बेरोजगारी का और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दर्द झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी घोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेवारी से भागने की इजाजत नहीं दे सकते और हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। प्रदेश के सरकार ने राहुल गांधी जी के सवालों और कांग्रेस पार्टी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषणों के अंशों को बेशक संसदीय कार्रवाई से हटा दिया हो, लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं और संसद में क्या हो रहा है लोग जानना चाहते हैं। सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री संसद में प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। देशवासी जानना चाहते हैं कि एक संदिग्ध साख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देशों से, टैक्स हेवन का मतलब होता है जी कि जिन देशों में 10-12 कंट्री वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्शन का वहाँ 2% है। हमारे मान लो हमारे देश में 15% है, वहाँ प्रोडक्शन वहाँ का टैक्स सिर्फ 2% है। वो टैक्स बचाने के लिए इनका जो भी सिस्टम है और टैक्स हेवन देशों से संचालित विदेश सेल कंपनियों से संबंधों का आरोप है। विदेश सेल कंपनियां भी इसी कैटेगरी में आगे, जो मैंने थोड़ी देर अभी बताया था आपको। भारत की संपत्ति पर एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है और इन सब पर सरकारी एजेंसियां या तो कार्रवाई नहीं कर रही या इन सब संदिग्ध गतिविधियों को ही सुगम बनाने में जुटी हैं। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वे मोदी जी और के मित्र पूंजीपतियों के बीच संपूर्ण पारस्परिक तालमेल को समझ सकते हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे में चुप क्यों है। हम किसी एक व्यक्ति के दुनिया में अमीरों की सूची में 609वें से दूसरे स्थान पर पहुंचने के खिलाफ नहीं है।
लेकिन हम निसंदेह सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकार के खिलाफ हैं, क्योंकि वे जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देशों से आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए एकाधिपत्य स्थापित करने के खिलाफ हैं। हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही है, जबकि दोनों सदनों में उसका बहुमत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि काला धन वापस आएगा और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। इसका वादा किया था। आज की कड़वी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कहा था कि काला धन वापस आएगा। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों के पिछले वार्षिक डेटा के मुताबिक 2021 में स्विस बैंकों में जमा भारतीय व्यक्ति और कंपनियों का पैसा 14 वर्षों में उच्चतम स्तर पर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स यानी कि 30,500 करोड़ रुपया पहुंच चुका है, जो स्विस बैंकों में भारत के लोगों का जमा है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि टैक्स हेवन देशों से संचालित होने वाली विदेशी शेल कंपनियों को भारत आने के काले धन का असली मालिक कौन है। और मोदी जी का वो बात होगी कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी निष्ठा नियत की बातें की है, लेकिन उनके करीबी मित्र ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त रहे हैं और आमतौर पर माफिया आतंकी शत्रु देशों में रहते हैं। वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी, सीबीआई, डीआरआई, खुफिया राजस्व निदेशालय जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक और सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने के लिए किया है। साथ ही उन व्यापारियों घरानों को दंडित करने के लिए भी किया है जो पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं है। 1992 में आप लोगों ने सुना होगा कि हर्षद मेहता जी ने एक स्टाम्प ड्यूटी का बहुत बड़ा घोटाला किया था, और उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने, नरसिम्हा राव जी का राज था, और दोनों सदनों की कमेटी बनाकर, लोकसभा और राज्यसभा कमेटी बनाकर उसकी जांच की थी। और इसी तरीके से 2001 में केतन पारेख का भी एक घोटाला हुआ था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी की बनाकर उसकी जांच की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस बात का डर है कि दोनों सदनों की, जबकि उनका शासन है दोनों पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में मेजोरिटी है उनकी, वो कमेटी बनाने से क्यों डर रहे हैं। और जब यह धोखाधड़ी हो रही है तो सेबी क्या कर रहा है। अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक में हेरफेर के आरोप के सार्वजनिक होने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट से उन लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचा है जिन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया था। 24 जनवरी 15 और 15 फरवरी 2023 के बीच अडानी समूह के शेयरों में 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, 10,50,000 करोड़ की। और 19 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जांच के दायरे में है। फिर भी अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में उछाल आने दिया उन्होंने। और LIC द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों का मूल्य 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था और 15 फरवरी 2023 को घटकर 39,000 करोड़ रुपए रह गए। यानी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों की बचत के मूल्य में 44,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 44,000 करोड़ का। शेयरों के मूल्य में कमी और समूह द्वारा धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के बाद भी मोदी सरकार ने LIC को अडानी एंटरप्राइजेज के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO के अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए
निवेश करने के लिए मजबूर किया। इस नुकसान के बाद भी 300 करोड़ रुपए। और 2000 के केतन घोटाले में सेबी को पता था, जब 2000 का घोटाला हुआ 2001 में, कि शेयर बाजार में हेरफेर करने में अडानी समूह के प्रमोटरों ने उसका साथ दिया था केतन पार्क घोटाले में। उस समूह पर मौजूदा आरोपों में चिंताजनक रूप से समान है। जांच की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के मित्रकाल बजट में अडानी समूह को और अवसर प्रदान कर दिए हैं, जिसमें 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि वह फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ साझेदारी के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन में 50 बिलियन का निवेश करेगा। 4 जनवरी 2023 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। टोटल एनर्जी ने इस उद्यम में अपनी भागीदारी को रोक दिया। लेकिन क्या अडानी को कोई ऐसी व्यवसायिक घोषणा है कि जिसके बाद करदाता के पैसे जो सब्सिडी प्रदान की गई है उसका क्या होगा? बीस में 1 फरवरी को अपने मित्रकाल बजट में भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले चरण में 50 और हवाई अड्डे, हेलीपैड और वाटर एयरड्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें से अडानी को कितने का लाभ पहुंचेगा? कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है। एकाधिकार स्थापित करना। हवाई अड्डे। अडानी समूह बहुत ही कम समय में भारत के हवाई अड्डों का सबसे बड़ा संचालक बन गया। इसने 2019 में 6 में से 6 अड्डों को संचालन की अनुमति सरकार से प्राप्त कर ली और 2021 में यह समूह संदेहास्पद परिस्थितियों में भारत के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काबिज हो गया। बंदरगाह। आज अडानी समूह 13 बंदरगाह टर्मिनलों को नियंत्रण कर रहा है, जो भारत की बंदरगाह क्षमता का 30% है। कुल कंटेनर आवाजाही का 40% है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विवेकपूर्ण है कि धन शोधन और विदेश की सेल कंपनियों से लेन देन के गंभीर आरोपों का सामना करने वाली इस कंपनी को एक सामरिक दृष्टि में प्रभुत्व रखने की अनुमति दे दी जाए? मोदी जी ने अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करके बंदरगाहों के क्षेत्र में अडानी का आधिपत्य स्थापित करने में मदद की। सरकारी रियायत वाले बंदरगाह बिना किसी बोली के अडानी समूह को बेच दिए गए, बिना किसी बोली के। और जहां बोली की अनुमति दी गई वहां जो बोली दे रहे थे उनको चमत्कारिक रूप से बोली से गायब हो गए। और लगता है कि आयकर छापों ने कृष्णपट्टनम बंदरगाह के पूर्व मालिक को उसे अडानी समूह को बेचने के लिए राजी करने में मदद की। 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में दिग्गी बंदरगाह के लिए अडानी को बोली लगाई और स्पर्धा में, लेकिन जहाज रानी और वित्त मंत्रालय द्वारा अचानक इरादा बदलने से उसे अपनी जीती हुई बोली को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सिर्फ अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। और रक्षा क्षेत्र में यह सार्वजनिक जानकारी में है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी की उनके विदेश यात्रा में उनके साथ गए। 4 से 6 जुलाई 2017 को इजराइल यात्रा के दौरान भारत इजराइल संबंधों के संदर्भ में एक लाभ दिलाने वाली भूमिका सौंप दी गई। उनमें कई पूर्व अनुभव न होते हुए भी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक, छोटे हथियार, विमान रखरखाव जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम शामिल है, जबकि कोई स्टार्टअप कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इन क्षेत्रों में पहले से ही कई वर्षों से काम कर रही हैं। उनको छोड़कर अडानी को यह काम दिया गया। जैसे जो कंपनियां तेजस भी बना रही हैं और हथियार भी बना रही हैं, तोप भी बना रही हैं। और विद्युत क्षेत्र में
यूपीए ने वर्ष 2010 में, उस टाइम कांग्रेस का राज था जी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी द्वारा बगेरहाट बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करने का निर्णय लिया। 6 जून 2015 को उनकी ढाका यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई कि अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए झारखंड के गोड्डा में एक थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करेंगे। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सीएजी, सीबीआई जैसी सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं पर चाहे नियंत्रण कर लिया हो, लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल दबाया नहीं जा सकता। कृपया इंतजार कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी और घोटाले किए हैं वो धीरे धीरे सारे सब सामने आ ही जाएंगे। ये तेजी आप जो कुछ साथी बाद में आए हैं ना, उनको एक तो आज सारे हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, और 6 से 10 मार्च के बीच सभी राष्ट्रीय बैंकों और एलआईसी के कार्यालयों के सामने ब्लॉक स्तर पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। और 13 मार्च को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश मुख्य कार्यालय पर एक विशाल मार्च चलो राजभवन का आयोजन किया जाएगा। और इसमें मेन तो जो हम सभी इसमें शामिल हैं जी, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मजदूर है, छोटा दुकानदार है, चाहे पत्रकार है, व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा बंदा है, किसान है, मजदूर है, चाहे भट्टे पे काम करने वाला है, सभी का एक ये रहता है, सोच रहती है कि अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम एलआईसी में, बैंकों में कोई एफडी कराता है, कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए कोई एलआईसी की स्कीम होती है कि जब वो 21 साल की 19 साल की हो जाएगी तो 1 लाख के इतने लाख रुपए बन जाएंगे। अब जो इतना बड़ा घाटा हो गया है एलआईसी को, इसकी आपूर्ति कौन करेगा? और जो एसबीआई का और बैंकों का पैसा जो मोदी जी ने अडानी जी को दिया है और शेयर डाउन हो गया, शेयरों में पैसा लगा रखा है, तो वो जो हमारा पैसा, सबका पैसा है हमारा से, और उन्होंने जो उसको अनुदान दे रखे हैं, और वो अगर देश को छोड़कर चला गया, कुछ भी बात होगी तो उसका घाटा कौन पूरा करेगा? जैसे और कई विजय माल्या जी जैसे कई लोग देश छोड़कर चले गए और मजबूर है हम सारे हाँ जी। तो मेन तो इसी बात के लिए आए थे जी आज, और आप सबका धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे जी, और हम सभी एक दूसरे का साथ देने के लिए सहयोग की कामना करते हैं। बाकी आपने कुछ पूछना है तो आप क्या हो रहा? मुझे आज की जिम्मेवारी सौंपी गई है जी, यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जी, पूरे हरियाणा में, सारे हरियाणा में है। राकेश जी, आपने इसमें जो पढ़ के बताया जेपीसी का गठन के बारे में बात की कि सरकार गठन क्यों नहीं कर रही, क्या आज से पहले किसी अखबार में खबर छप गई या किसी एजेंसी से पूछ आ गया, तो इससे पहले भी कभी 70-72-73 साल हो गए, कभी जेपीसी का गठन हुआ है? संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी का हुआ है, मैंने बताया तो कभी हर्षद मेहता जी का 1992 में 91-92 में जब स्टाम्प ड्यूटी का घोटाला हुआ था, उस टाइम हुआ था। और कभी मैंने केतन जी वाले मामले में बताया कि उस टाइम भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, सन 2001 में हुआ था। और इसमें इंक्वायरी करने में तो कोई अर्ज नहीं है, इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। जब उनके पार्लियामेंट में उनका बहुमत है, अपनी पार्टी से कराएं, कुछ या सारे विपक्षी दलों में से 1-2 मेंबर लेकर करवा ले, जांच करवानी है। अगर वो बचता है तो बचे, बचता है तो बचाए। बीजेपी का दावा है कि कभी भी ऐसे कभी भी जेपीसी का गठन ही नहीं हुआ है, खबर की कटिंग पे या इस तरह की जो एजेंसी, मैंने बताया तो है जी, हर्षद मेहता जी वाले कांड में हुआ है, रिकॉर्ड की बात है। जो अगर आप, मैं कॉपी दे सकता हूँ आपको, गठन हुआ होगा तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। इसकी कॉपी दे दो ना जी। हाँ कॉपी ले लो जी आप।
ले आप भाई एक काम कर, 8-9 कॉपी ले आओ उठा के, ले आओ गाड़ी में से ले आओ। ये है जी गाड़ी में इस बात इनकी 1992 में हर्षद मेहता मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन हुआ था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। गठन हुआ था, हाँ, लेकिन इस तरह की जैसे इंडियन वर्क की रिपोर्ट आई है ना, ऐसी रिपोर्ट या किसी खबर में, किसी अखबार में खबर छपी हो, उसके आधार पे नहीं हुआ था। ऐसा है जी, शेयर तो डाउन हुआ है, शेयर डाउन हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों हुए? स्टॉक एंड शेयर में हेर फेर हो जाएगा। मेरी मान लो मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, किसी भी भाई की कंपनी है, और वो उसको पास उतना सिस्टम नहीं है, उतना पैसा नहीं है, और दिखाया ज़्यादा जा रहा है, तो मामला तो वो है ना सारा। उठ गए इतना सिस्टम नहीं है, दिखाया ज़्यादा जा रहा है, तो लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, आप भी करोगे, मैं भी करूँगा। जो एक्सपर्ट है, मुझे तो शेयर मार्केट का ज़्यादा मालूम नहीं है, परंतु जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं वो ये देखते हैं कि किस पार्टी के शेयर, किसके शेयर उठ रहे हैं, और शेयर उठाने के लिए LIC को मजबूर क्यों किया, बैंकों को मजबूर क्यों किया, और सब्सिडी भी दे रहे हैं। ऐसे ही प्रोजेक्टों पे काम करवा रहे हैं जिनमें सब्सिडी है, और प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं किया जा रहा। जैसे गोडाउन बनवाए जा रहे हैं, बनवाए के पीछे आपने देखा भी होगा, उन पर सब्सिडी है मैक्सिमम। ये तो चलो कानून, कृषि कानून वापस हो गया, अगर कृषि कानून वापस नहीं होता तो वेयर हाउस वाला सिस्टम सारा का सारा, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा, FAID टाइप सिस्टम सारे के सारे खत्म हो जाने थे, सारा का सारा काम अदानी के हाथ में जाना था। ये वेयर हाउस की बात करें, आपने बात शुरू कर ही दी है, तो वेयर हाउस और अडानी को वेयर हाउस के लिए तो आपकी सरकार ही लेके आई थी हरियाणा के अंदर, और पड़ोस में भी अडानी के यहाँ पर वेयर हाउस है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, लेके तो आई थी उस टाइम आ गया, पर उस टाइम कृषि कानून तो नहीं बना था, एक ले आए, चलो कोई बात नहीं इतने गलत थे नहीं, तो ये लेके क्यों आए थे? ऐसा है जी, उस टाइम 2000 हैफेड की एक योजना बनी थी, उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। ये लगभग 2008, 9, 10 की बात है। हैफेड में मैंने भी अप्लाई किया था। उसमें कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता था स्टोरेज करने के लिए। जिन्होंने टेंडर भरे, जिनके टेंडर निकले, उसका टेंडर आ गया, रेट आ गया, मान लो किसी ने 50 रुपये भरा, 40 रुपये भरा, 48 रुपये भरा, और उसका टेंडर सिस्टम में आ गया, टेंडर छूट गया। मैंने भी उस टाइम टेंडर भरा था, आपकी जानकारी कह रहा हूँ, मैंने 44 रुपये लिखा था, परंतु मेरे मुकाबले में एक ने 44 पैसे लिख दिया, तो टेंडर 44 पैसे वाले को मिला। 44 पैसे वाले ने बनाना नहीं था, वो कैसे बनाता इतना घाटे में? कहाँ 44 रुपये पर स्क्वायर फुट, वो कहाँ 44 पैसे? वो मैं, चलो जब आप पूछ रहे हो, वो किसी ने मेरा टेंडर कैंसिल कराने के लिए जिसने भरवा दिया उस टाइम, या उससे मिस्टेक से भरा गया, कुछ भी कारण हो सकता है। वो कोई भोले किसान होते हैं बेचारे, उसके पास अपनी ज़मीन है, उसने सारा सिस्टम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा ली, और रेट किसी ने कह दिया भाई को 50 रुपये भर दो, किसी ने 40 रुपये भर दो, किसी ने 48 रुपये। उस टाइम रेट यही था जी, तब तो उसके उसने गोडाउन बना दिया। और जिन्होंने बनाया, ये कल अडानी का नहीं बना, ये सारे हरियाणा में जिन्होंने टेंडर भरे सब क्या बना, विपक्षी दल वालों को ही बनाया, चौटाला फैमिली ने बनाया है। वो करनाल के आसपास उस टाइम मैंने भरा, स्टेशन से 15 किलोमीटर के एरिया में था, वो स्टेशन से 15 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, उस हिसाब से रेट मिलता। अगर किसी का 1 किलोमीटर है, वो 55 रुपये रेट भर देता। ये तो मैंने अप्लाई किया था, चलिए मैं जवाब दे दिया। अगर मैं अप्लाई ना करता, मेरे पास शायद इन बातों का जवाब ना होता आपकी। अब किसी और भाई ने पूछना हो जी कुछ।